अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारी एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन सीरीज़ की एक और वीडियो जो है वो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। इसके अंदर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर जितने भी एडिटोरियल्स पब्लिश हुए हैं उनके बारे में बात की जाएगी। हमारा जो पहला एडिटोरियल है उसका टाइटल है अ वेडिंग एंड मैनी फ्यूनरल्स। ये डॉन न्यूज़ में पब्लिश हुआ है और ये बेसिकली लिखा गया है मोदी के जो प्रोमिसेस हैं और उन प्रोमिसेस की जो रियलिटी है उस पर्सपेक्टिव में। नरेंद्र मोदी जो है आपको पता ही है कि उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है इंडिया के अंदर कि वो प्रोमिसेस करता है लेकिन उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं करता। फॉर एग्जांपल उसने अपने ही मुल्क के लोगों के साथ ये वादा किया कि वो बाहर के मुल्क से लूटी हुई करप्शन की दौलत पाकिस्तान हिंदुस्तान वापस लेकर आएगा और उस पैसे को तमाम लोगों के अकाउंट्स खुलवाकर वहां रखेगा। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 10 लाख 15 लाख अमाउंट थी जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं रखूंगा, लेकिन वो आज तक जो है वो नहीं रखेगी। इवन उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन था या पॉलिटिकल जुमला था इलेक्शंस में जो है वो कामयाबी हासिल करने के लिए। इन सिंपल वर्ड इट वाज अ जोक। एक तरफ मोदी जो है कहता है कि उसके लिए तमाम सिटीजन्स इक्वल हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और एनी अदर थिंग। बट दूसरी तरफ वो मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट्स देता है, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बयानात देता है। इवन आपको पता ही है कि गुजरात के अंदर जो 2002 में राइट्स हुए थे, उन राइट्स के पीछे भी नरेंद्र मोदी का ही हाथ था। उस वक्त ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो वाज़े तौर पे इंडियन मीडिया का भी एक खास सेक्शन जो है वो इनको रिस्पॉन्सिबल मानता है। मोदी क्लेम करता है जब हम इसकी बात करते हैं इसके पर्सपेक्टिव में या जो उसके प्रोमिसेस या रियलिटी में या इसकी हिपोक्रेसी में, तो मोदी इंडिया को एक पीसफुल नेशन कंसीडर करता है और बुद्धा की एग्जांपल देता है। और बुद्धा जिसको पता ही है कि वो सिंबल ऑफ पीस मानते हैं दुनिया में, तो वो इंडिया को एक पीसफुल कंट्री मानता है। लेकिन मोदी के जो बयानात हैं वो सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन को प्रमोट करते हैं। इवन अगर हम इंडियन हिस्ट्री को देखें और उनकी रिलीजियस हिस्ट्री को देखें तो रामायण और महाभारत टोटली वार को सेलिब्रेट करते हैं। तो किस पर्सपेक्टिव से इंडिया को जो है वो एक पीसफुल कंट्री मानता है, ये भी एक तरह से हिपोक्रेसी मोदी की है। इसी तरह इंडिया की जो एसोसिएशन है पीस के साथ वो भी क्वेश्चनेबल है। मतलब इंडिया का बात करता है कि वो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है, लेकिन 1974 में इंडिया ने ही ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करके अपना पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था और उसका मकसद किसी को फूल पहनाना या अमनो अमान नहीं था। उसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था, जो कि टोटली गौतम बुद्धा की जो पीसफुल प्रीचिंग्स हैं उसके अगेंस्ट है। फिर इसी तरह मोदी के जो रीसेंट विजिट्स हैं खास तौर पे रशिया में, वो पीस को प्रमोट करने के लिए नहीं थे, यानी कि यूक्रेन रशिया वॉर में अपना किरदार अदा करने के लिए नहीं थे, बल्कि हालांकि ऐसा वो क्लेम करता रहा है कि हम जो है यूक्रेन रशिया वॉर में पीस को प्रमोट करेंगे, लेकिन उनका मकसद असल क्या था? बिजनेस डील्स थी, आर्म्स की सप्लाई थी, ऑयल ट्रेड थी और सैंक्शन से बचते हुए ये सारे काम करने थे। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जाती मफादात को जो है वो आगे रख रहा है और पीस की बातें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक अच्छा बन के दिखाने के लिए जो है वो करके दिखाता है। अब मोदी की फॉरेन पॉलिसी की हिपोक्रेसी आप ये देखें कि एक तरफ तो मोदी बात करता है पीस की, कि इंडिया जो है वो पीस लाना चाहता है इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन, लेकिन इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि वो इसराइल को वेपन्स प्रोवाइड करता है और एक्सपोर्ट करता है, और यही वेपन्स गजा के अंदर मजलूम फ़लस्तीनियों पर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह उसके जो पीसफुल रेटरिक्स हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी सबके सामने, वो भी वायलेंस को ही प्रमोट करते हैं। अब अगर हम मोदी का कंपैरिजन करें गांधी के साथ, गांधी जो कि नॉन वायलेंट मेथड्स पे यकीन रखता था, उसके अगेंस्ट मोदी जो है वो मस्कुलर नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। हिंदू नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है या हिंदू नेशनलिज्म जो है वो उसकी पॉलिटिक्स का मेन पार्ट है। वो सियासत में फायदा ही कम्युनल हेट्रेड पैदा करके जो है वो हासिल करता है। इवन उसकी रिसेंट जो है वो, अगर आप देखें तकारीर जो इलेक्शंस में हुई, तो उसमें भी उसने एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान एजेंडा को, वायलेंट एजेंडा को जो है वो प्रमोट करके बेनिफिट हासिल किया। उसके बाद मोदी के पॉलिटिकल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें,
तो मोदी ने जो 2019 में, आपको याद होगा, पुलवामा अटैक हुआ था, उनके फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर थे सत्यापाल मलिक, उन्होंने जो है वो इसका क्या कहते हैं, खुलासा किया था कि ये जो अटैक हुआ था, इट वाज स्टेज्ड बाय मोदीज गवर्नमेंट। मोदी की गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री ने मुश्तरका तौर पे इसको खुद से ही एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने ही जवानों को मार दिया, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करना था। सो कंक्लूजन इसका यही है कि जो मोदी बिग प्रोमिसेस करता है, उनको कभी पूरा नहीं करता, अपने लोगों के साथ भी और दुनिया के साथ भी। फिर दूसरा, जो मोदी पीस की बात करता है, वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। एक्चुअली वो एग्रेसिव एक्शंस और एग्रेसिव पॉलिसीज को जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये एडिटोरियल जो है वो इस बारे में बात करता है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप मुझे बताएं बच्चे कि अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया के अंदर मोदी की जो है वो ये कौन सी टर्म है एज ए प्राइम मिनिस्टर, और इससे पहले कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो मोदी के बराबर जो है वो, या जिनके बराबर मोदी जो है वो अपनी टर्म्स जो है वो या उस टर्म के लिए वजीर आजम बना है। इससे पहले भी कोई वजीर आजम रह चुका है इतनी टर्म्स के लिए? तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बेटा, हमारा जो सेकंड एडिटोरियल है ये डॉन न्यूज से लिया गया है, और इसका टाइटल है नॉन स्टॉप मैसेकर। ये पर्सपेक्टिव जिसमें लिखा गया वो है ऑन गोइंग वायलेंस इन गजा। अब बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि गजा के अंदर जो है वो इनोसेंट मुसलमानों को, इनोसेंट फ़लस्तीनियों को जो है वो इसराइल की जालमाना कार्रवाइयों के नतीजे में शहीद किया जा रहा है। और दुनिया बड़े बेशर्मी के साथ इन इवेंट्स के ऊपर खामोश है। और बल्कि कुछ ममालिक, पर्टिकुलरली अमेरिका, तो इनको सपोर्ट करता, ऑल दो अमेरिका और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो इंसानी हकूक के चैंपियंस बनते हैं, लेकिन फ़लस्तीन के मामले में वो सैड तो होते हैं, लेकिन किसी किस्म का जो है वो खातिर खा स्टेप नहीं लेते, ना ही इसराइल को जो है वो वेपन्स प्रोवाइड करने से बाज आते हैं। और इसी वजह से इसराइल जो है वो गजा के ऊपर अपनी जालमाना कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। रिसेंटली आपको पता है कि इसराइल की फोर्सेस ने जो है वो मवासी रिफ्यूजी कैंप जो कि खान यूनिस के अंदर है, वहाँ पर अटैक किया। और ये कैंप बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली प्रोटेक्टेड एरिया था, जिसके ऊपर किसी किस्म का भी अटैक नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन इसराइली फाइटर्स जेट्स ने जो है वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए इस पर अटैक किया, ड्रोन अटैक किया, और बहुत सारे लोग जो कि टेंट्स में रह रहे थे उनको जो है वो नुकसान पहुंचाया। अप्रॉक्सीमेटली 90 के करीब लोग जो है वो इसमें शहीद हुए, और 300 के करीब इसमें जख्मी हुए। और उन इसराइल इसके ऊपर क्या बोलता है, वो कहता है कि जी हमने तो हमास के जो कमांडर्स थे वो इन कैंप्स में छुपे हुए थे, उनको टारगेट किया, लेकिन हमास ने इस बात को डिनाई किया। इसी तरह इसी अटैक के एक एक दिन के बाद इसराइल ने एक स्कूल के ऊपर अटैक किया, और जो कि वो स्कूल एक रिफ्यूजी कैंप के तौर पे यूज हो रहा था, वहां पर भी 17 के करीब लोगों को जो है वो शहीद कर दिया। अब आपने बच्चे एक काम ये करना है कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस स्कूल का नाम क्या था, या ये स्कूल किस सिटी में था, या किस एरिया में था। ठीक है। अब फलस्तीनी लोग जो हैं उनके लिए अब ये सर्वाइवल की जंग बन गई है। बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, या बहुत सारे जो ऐसे ममालिक जिन्हें यूक्रेन रशिया वॉर में तो बड़ी यूक्रेन के साथ हमदर्दियां नजर आ रही हैं, और उन्हें लगता है कि बड़े इनोसेंट लोगों को जो है वो रशिया मार रहा है, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, फ़लस्तीन की बात आती है, तो वो सिर्फ जुबानी कलामी ही सपोर्ट देते हैं। कोई एक्शनेबल स्टेप उन्होंने नहीं लिया। इवन मुसलमान मुल्क भी जो है वो फ़लस्तीन को खातिर खा स्टेप प्रोवाइड करने में जो है वो नाकाम रहे। एक सीनियर पॉलिटिशियन है फ़लस्तीन की, हनान अशरवी, उन्होंने इस सिचुएशन को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने कहा कि जो गजा के अंदर जो बॉम्ब्स यूज हो रहे हैं वो अमेरिकन बॉम्ब्स हैं, मतलब अमेरिका ही इसराइल को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। और एक तरफ वो इंसानी हकूक की बात करता है, दुनिया में इंसानी हकूक का चैंपियन बनता है, लेकिन दूसरी तरफ वो फ़लस्तीन को जो है वो मजलूम फ़लस्तीनी इसराइल को जो है वो मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ वेपन्स प्रोवाइड करता है। सिमिलरली, ना ही वो इसराइली फोर्सेस को जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गजा में पैदा हो रहे हैं उनसे जो है वो पीछे हटने के लिए, या उनके ऊपर जो है वो रोकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सो
मतलब अमेरिका भी इसराइल के, कहने का मतलब ये है कि अमेरिका इसराइल के इस काम में बराबर का जो है वो शरीक है। अब नेतन्याहू जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, शैतान का दूसरा नाम नेतन्याहू। तो नेतन्याहू जो है वो एक तरफ सीज फायर की टॉक्स में भी अपना दुनिया को शो करा रहा है कि वो सीज फायर टॉक्स में भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो इन टॉक्स के बावजूद, इन नेगोशिएशंस के बावजूद गजा के ऊपर अपना अटैक जो है वो जारी रखे हुए हैं। सो सीमिंगली यही लगता है कि जो अब सिचुएशन है वो 7 अक्टूबर से पीछे नहीं जा सकती। अब दो ही सिचुएशन होंगी, दो ही सूरत हाल होंगी। या तो फलस्तीनी जो है वो अपने ज़मीन को वापस हासिल करेंगे और डिग्निटी के साथ जिएंगे, या फिर इसराइली फोर्सेस जो है वो खुदा न खास्ता फलस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। अब कोई ना कोई उसका नतीजा जो है वो ज़ाहिरी तौर पे निकलता हुआ नजर आएगा। सो नतीजा यही है, या इस एडिटोरियल में जो बात की गई उसका मकसद यही है कि जो गजा के अंदर ऑनगोइंग वायलेंस है उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की और मुसलमानों की जो खामोशी है वो क्रिमिनल खामोशी है, और इसके ऊपर इंटरनेशनल डिबेट और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है, और एक्शनेबल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि इसराइल की जालमाना कार्रवाइयों को रोका जा सके और मजलूम फ़लस्तीनियों को मजीद जुल्म का निशाना बनने से रोका जाए। तो ये बच्चे इस एडिटोरियल की जो है वो बात की गई थी। हमारा बेटा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है इसका टॉपिक है या टाइटल है ग्लोबल रिफॉर्मिस्ट वेव। ये द नेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, और इस ये लिखा गया है पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल चेंजेस हुई हैं उनके पर्सपेक्टिव में। अब ये एडिटोरियल कहता है कि ये सबसे पहले मैं आपको रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स बता दूं कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स क्या होती हैं। बेटा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो या रिफॉर्मिस्ट वेव की बात करें तो ये कैसा पीरियड होता है। मूवमेंट, सॉरी मैं गलती से बोल गया था, रिफॉर्मिस्ट वेव है। रिफॉर्मिस्ट वेव एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक में पॉलिटिकल चेंजेस आती हैं, और नॉर्मली वो इलेक्शंस के थ्रू आती हैं जिसमें लोग नए लीडर्स चुनते हैं, और वो नए लीडर्स फिर नई पॉलिसीज बनाते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। इसको जो है वो हम रिफॉर्मिस्ट वेव कहते हैं। और ऐसी वेव आपको खुद भी पता है कि क्यों होती है, जब वोटर्स अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट्स की पॉलिसी से खुश ना हो तो फिर वो चेंज चाहते हैं ताकि जो है वो कोई नया लीडर आए और वो उनके लिए कोई बेहतर काम करे। अब ये जो एडिटोरियल है ये लिखा गया है कि, या ये एडिटोरियल कहता है कि 2024 में दुनिया के अंदर सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंजेस आई हैं। लोगों ने वोट के थ्रू रिफॉर्म्स के लिए, यूनिटी के लिए, और डिविसिव पॉलिटिक्स यानी कि लोगों को डिवाइड डिवाइड करके अपनी जो है वो सियासत चमकाने वाली जो सियासत है या पॉलिटिक्स है उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। अब इसमें ये 3 केसेस का जो है वो जिक्र करता है यहाँ पर। पहला केस है इंडिया का। वो कहता है कि 2024 में जो है इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी नो डाउट इलेक्शन जीत गई है, और लेकिन जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वोट उनको उतना नहीं मिला। उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी उन्होंने बड़ी आसानी से मेजॉरिटी वोट हासिल नहीं किया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे लोग मोदी की जो डिविसिव पॉलिसीज हैं जिसमें वो हिंदुत्व के नाम पे माइनॉर हिंदूज और नॉन हिंदूज को जो है वो डिवाइड कर रहा था, और पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज को जो टारगेट कर रहा था, खास तौर पे मुसलमानों को, इसको जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और इसके मुकाबले में जो अपोजिशन थी वो इंडिया के नाम से एक अलायंस बना था, और जिसके इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो लीड कर रही थी, और उसको बड़ी सपोर्ट मिली। उन्होंने बड़ा डेंट पहुंचाया मोदी की जो है वो इस इलेक्शन कैंपेन को। और ख़ास तौर पे यूपी और वेस्ट बंगाल की जो स्टेट्स थी, उन्होंने जो है वो मोदी की गवर्नमेंट को टोटली रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने पॉलिटिकल चेंज के लिए वोट दिया। मतलब उन्होंने मोदी के मुकाबले में इस अलायंस को, जिसका नाम इंडिया था, उसको जो है वो वोट दिया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि दुनिया में लोग अब डिविसिव पॉलिटिक्स को, अग्रेसिव पॉलिटिक्स को, और इस किस्म की पॉलिटिक्स जिसमें जो है वो कोई किसी किस्म की कोई रिफॉर्म्स ना हो, ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को जो है वो आप परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो लोगों ने इस तरह की सियासत को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। दूसरा केस जो है हमें हमें नज़र आता है वो है ईरान का। 2014 में 2024 में इब्राहिम रईसी साहब की जो है वो एक अचानक मौत के बाद ईरान के अंदर नए सदारती इंतखाबात हुए जिनमें मसूद पेजनशिखान पेजनशिखान
मसूद पेजेश्कियान जो है, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मुझे इनके नाम में इशू हुआ। तो वो एक रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट के तौर पे जो है वो सामने आए हैं, और उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। हालांकि इस इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट बड़ा कम था, और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उनको जो है वो डिसक्वालीफाई भी किया गया। फिर भी इन्होंने 53.6% वोट जो है वो अपने हासिल किए अपने मुकाबले में जो कैंडिडेट थे। अब इनकी जो पॉलिसी है, मैंने जैसे आपको बताया कि ही इज अ रिफॉर्मिस्ट लीडर, तो इनकी जो पॉलिसी है वो या जो इनका जो सिलेक्ट होना है वो ये शो करता है कि ईरान की पॉलिसी में भी एक शिफ्ट नजर आएगा। और जैसा इन्होंने कहा कि जब अपने सदर बनने के बाद कि वो यूरोप के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहते हैं ऑन ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर डील। तो इससे लगता है कि ईरान जो है वो अब इस चीज को समझ रहा है कि उसे जो है वो दुनिया के साथ मिलके चलना होगा, और अपने लोगों की जो है वो बेहतरी के लिए सोचना होगा, रादर देन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट या अग्रेशन की जो है पॉलिटिक्स करने की बजाय। तीसरा जो इशू हमें नजर आता है वो है आपका यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम के जनरल इलेक्शन 2024 में हुए, आपको पता है, और इसमें 14 साल कंजर्वेटिव पार्टी का रूल जो है वो खत्म हुआ। मिस्टर स्टार्मर जो लेबर पार्टी के हैं उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, और उसकी वजह ये थी कि जो ब्रिटिश लोग थे उनको जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी गवर्नेंस से बड़े इशू थे, पर्टिकुलरली ब्रेग्जिट से रिलेटेड मामलात में, जिस तरीके से उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक को डील किया उसके ऊपर, और कॉस्ट ऑफ लिविंग के क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो गए थे। उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में जो है वो लोगों ने जो है वो इनको सेलेक्ट कर दिया, जो कि एक सेंट्रिस्ट पॉलिसीज पे यकीन रखने वाले बंदे हैं। अब बच्चे, सेंट्रिस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मतलब ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ना ही बहुत ज्यादा पोलाइट, एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो लेके चल रहे हैं, या इन्होंने चलने का जो है वो बात की। तो ब्रिटिश लोगों ने फिर इसी वजह से इनको जो है वो 650 सीटों में से 410 सीटों पे जितवा दिया। अब ब्रिटिश लोगों ने किस चीज की वजह से इनको वोट दिया? दे वांट स्टेबिलिटी, जिसका जो है वो मिस्टर स्टेमर ने जो है वो इजहार किया कि हम लोग जो है वो स्टेबिलिटी लेके आएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसी तरह पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो अ, दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या दोबारा से उसको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में भी बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस जो है वो एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू हो गए थे। तो अब इन्होंने कहा कि हम लोग इस चीज को के सियासत में जो है वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहना चाहिए, इसको दोबारा से बहाल करेंगे, और इस चीज को प्रमोट करेंगे कि तमाम पॉलिटिशियंस मिल के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। और हमारा इनका तीसरा जो जिस वजह से लोगों ने इनको वोट दिया है वो ये था कि के लोग चाहते हैं कि ये पब्लिक सर्विस के ऊपर जो है वो काम करें, रादर देन ऑन अदर इश्यूज, लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो ये इकदाम उठाएं। तो ब्रिटेन के अंदर भी जो हमें नजर आता है जो चेंज हुआ है, वो उसकी वजह भी लोग रिफॉर्म्स ही चाहते हैं वहां पर। और सो अब ये जो हम बात करें रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स की, इनके की थीम्स की, तो हमें ये समझ आता है कि जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स होती हैं इनके अंदर नो कहा जाता है डिविसिव पॉलिटिक्स को, कि आप रिफॉर्मिस्ट वेव, आई एम सो सॉरी मैं अगेन मूवमेंट बोल रहा हूँ, इट इज रिफॉर्मिस्ट वेव। रिफॉर्मिस्ट वेव जो होती है इनके अंदर क्या किया जाता है, डिविसिव पॉलिटिक्स को, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। दूसरा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जाती है कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आनी चाहिए। उसके अलावा डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, गुड गवर्नेंस, और लोगों की जो नीड होती है उसको वैल्यू देने की बात होती है। और आप कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की बात होती है कि तमाम मसाइल का हल जो है वो दुनिया के साथ मिल के कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के थ्रू जो है वो किया जाए। सो इसका कंक्लूजन यही है कि जो 2024 के
पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, उसमें वोटर्स ने खुल के अपना इजहार जो है वो किया है। किन चीज़ों के लिए? एक तो रिफॉर्म्स के लिए, दूसरा डिविसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ, तीसरा ऑटोक्रेसीज के खिलाफ जिसमें कुछ खास लोग ही हुकूमत करते हैं या सिंगल पर्सन की ही हुकूमत जो है वो चलती रहती है, उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। और लोग अब चेंज चाहते हैं और लोग जो है वो बेहतरी चाहते हैं। तो ये इस एडिटोरियल के अंदर बेटा बात की गई है। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है, इसका टाइटल है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और ये द नेशन न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश हुआ है। ये लिखा गया है द नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट, इसके पर्सपेक्टिव में। अब बेटा आपको ये तो पता ही होगा कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं। हाइडल पावर प्रोजेक्ट बेसिकली किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी कंट्री के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। मतलब पानी के थ्रू जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे हम जो है वो हाइडल पावर कहते हैं, और इस प्रोजेक्ट को हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। और ये एक बड़ा मैसिव और क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और जिसके लिए आपको बहुत प्लानिंग और सही एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव में लिखा हो, तो सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि ये पावर प्रोजेक्ट किस एरिया में है कमेंट सेक्शन के अंदर, और कौन से दरिया पे जो है वो ये बना हुआ है। वैसे तो नाम से आपको पता चल ही गया है, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है, इसको इस मकसद से बनाया गया था या स्टार्ट किया गया था कि पाकिस्तान को जो है वो, या पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है उसको जो है वो एड्रेस किया जा सके, और एनर्जी कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस किया जाए, लोगों के बिल जो है वो कम कम से कम किए जाएं। लेकिन हुआ क्या है, लाइक मैनी अदर प्रोजेक्ट्स, ये भी जो है वो हमारे मुल्क की बैड गवर्नेंस की जो है वो नजर हो गया। अ, इसमें बहुत सारे जो इश्यूज आए हैं, उन इश्यूज में से एक इशू ये है कि इसके इनिशियल ग्राउंड सर्विस ही ठीक नहीं किए गए, और इन ग्राउंड सर्विस को ठीक ना होने की वजह से ये पावर प्लांट जो है या ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो अब अपने मतलूबा नताइज जो है वो नहीं दे रहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस का नाम दिया है, और कहा है कि वो लोग जो इन तमाम सर्वेज में इन्वॉल्व थे, और वो लोग जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, उन तमाम लोगों को मुल्क के साथ इस मुल्क के इस नुकसान करने पे जो है वो अकाउंटेबल बनाया जाए। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही हैं और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी शेयर की गई हैं, और जब तक इन लोगों को, जिन लोगों ने इसके ऊपर सर्वे किया, उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा, आपको फ्यूचर में भी इस तरह के मामला जो है वो देखने को मिलेंगे। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इस नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट पे जो है वो 2021 में एक इशू आया था। उस इशू को उनके हिसाब से उन्होंने जो है वो उसी वक्त रिजॉल्व कर दिया था, लेकिन आज भी वो इशू परसिस्ट है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी अपने जो जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था वो मकासद पूरे नहीं कर रहा। और ये भी डर है कि कहीं ये प्रोजेक्ट बंद ही ना हो जाए और यूजलेस एक हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो अब यहाँ पर जो है वो क्या करने की जरूरत है? यहाँ पर करने की जरूरत है कि एक तो आप इसको वो लोग जो इस मामले में या इस किस्म के किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो शो करनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, उस प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। और तीसरी, वो तमाम लोग जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं उनको जो है वो अकाउंटेबल ठहराया जाए। इसकी जो है वो अगर इसमें किसी किस्म की भी कोई कमी पेशी होती है या कोई किसी किस्म का जो है वो करप्शन का एलिमेंट आपको नजर आता है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपने इस जैसे और फ्यूचर में जो ये लगाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिक्योर कर सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, ये क्राइसिस मजीद वर्स हो जाएंगे कम होने की बजाय। तो बच्चे, ये चीज़ इस एडिटोरियल में जो है वो डिस्कस की गई है।